स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टच में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को डिटेल्स में पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे इसके डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन लॉ इन इंडिया, फिर इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉजेज देखेंगे। फिर देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या होता है, फिर इसके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस देखेंगे, फिर पेनल्टीज एंड प्रोसीजर के बाद कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपके जो डाउट्स है रिगार्डिंग द ट्रेड यूनियन एक्ट वो अच्छे से क्लियर हो पाए। ट्रेड यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबरर्स के वेलफेयर के बारे में सोचता है और उनके लिए काम करता है। वेलफेयर इन द सेंस कि जो लेबरर्स कंपनी में काम करते हैं या फिर फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो सेफ़ है कि नहीं है, उनको सही पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके वेजेस में कटौती तो नहीं हो रही है ना, वो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट सेफ़ है या नहीं है, उनको जो वर्किंग आवर्स है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट उसके एक्सीड करके तो काम नहीं ना करवाया जा रहा है, या फिर बच्चे तो काम नहीं ना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब जितने भी लेबरर्स के वेलफेयर में चीज़ें होती है उसके बारे में सोचने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ट्रेड यूनियन। तो ये ट्रेड यूनियन उन लेबरर्स को कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं इन अ वे कि उनका वेलफेयर होता रहे, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। क्योंकि शुरू से ही हमारे देश में क्या होता आया है, जो गरीब होते हैं वो अमीर से हमेशा कुचले जाते हैं। तो इसीलिए ये ट्रेड यूनियन एक्ट है, ये आया है इन्फोर्स में। ट्रेड यूनियन का डेवलपमेंट कैसे हुआ था इंडिया में? तो नंबर 1, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ लेबर all over the world gave further impetus to the need for well-framed labor legislation in the country. जब उस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुए थे, तो फिर उसी ने एक रास्ता दिखाया कि स्टेट वाइज भी, पूरे कंट्री वाइज भी हर कंट्री में एक लेबर लॉ तो होना ही चाहिए। तो उसके बाद में बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें, और रॉयल कमीशन ऑन लेबर और स्वराज मूवमेंट ऑफ 1921। तो इन सभी चीज़ों ने भी एक रास्ता दिखाया, एक मैप बनाया कि एक वेल डिफाइंड लेबर लॉ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड तो होना ही चाहिए। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेबर इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट एंड बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। लेबर एक ऐसा मुद्दा है जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकती है। हमारे कंट्री इंडिया में बहुत सारे लॉज है रिलेटेड टू लेबरर्स। तो इस वीडियो में हम लोग द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये एक्ट हम लोग को रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन प्रोवाइड करता है एंड ये डिफाइन करता है लॉज रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से जितने भी लॉज है रिलेटेड इस एक्ट में डिफाइंड है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। So let's move on to our next topic, that is the provisions of the Trade Union Act. अब इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोविज़न्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट मतलब इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स। तो उस टाइम क्या होता था कि जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई और लेबरर्स जब उसमें काम करने लगे, तो उनके बीच में ना एक बिचौलिए की ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि जो लेबरर्स थे ना वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, खुद के लिए बार्गेन नहीं कर पाते थे विद द एम्प्लॉयर्स। तो एक बीच में किसी इंसान की ज़रूरत आन पड़ी जिसका रोल द ट्रेड यूनियंस एक्ट के थ्रू, जो यूनियंस होते हैं ट्रेड यूनियन के, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं यूनियंस के, वही बीच में बार्गेन करने का उनको हक मिला। मतलब क्योंकि जो एम्प्लॉई खुद थे वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, तो उनके लिए कोई और स्टैंड लेता था, और वो होते थे जो ट्रेड यूनियन के मेंबर होते थे। तो उनके पास बार्गेन करने का यानी कि दूसरे के लिए स्टैंड लेने का हक था। तो ट्रेड यूनियन जो हम लोग का है वो रिकॉग्नाइज था अंडर द इंडियन लॉ, लेकिन मैंडेटरी रिकॉग्निशन नहीं था। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया ड्यूरिंग द ईयर 1947। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू ये माना गया कि
चैप्टर 3A ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ऐड किया जाएगा, जिसके थ्रू मैंडेटरी रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन को कंपलसरी किया जाएगा। लेकिन ये एक्ट फोर्स में नहीं आया, इसीलिए मैंडेटरी रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इज़ नॉट प्रेजेंट अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। तो इसीलिए मैंडेटरी रिकॉग्निशन किसी भी लॉ में प्रेजेंट नहीं है इन इंडिया। मैंडेटरी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, मैंडेटरी मतलब रिकॉग्निशन तो है लेकिन मैंडेटरी रिकॉग्निशन नहीं है। मतलब कहीं पे रिकॉग्निशन अगर है भी तो मैंडेटरी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यही है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेड यूनियन है ये डायरेक्टली बात करता है एक बिचौलिए की, जो परफॉर्म करता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। क्योंकि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है उन दोनों के बीच में परफेक्ट तालमेल कभी कभी नहीं बचता। कभी कभी क्या होता है कि एक तरह का डिस्प्यूट या फिर मतभेद, मनमुटाव कहीं ना कहीं अराइज हो जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोचता है कि वो एम्प्लॉय को ठग ले, और जो एम्प्लॉई है जो क्योंकि खुद उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है तो वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो तेज होता है, ठीक है, वो उन लोगों के लिए स्टैंड लेता है। तो फिर या तो वो खुद लेबरर्स में से, लेबर कमेटी में से कोई भी हो सकता है, या फिर जो ट्रेड यूनियन है वहाँ पे वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और वो लेबरर्स के लिए फिर स्टैंड लेती है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो लेबरर्स होते हैं उनकी आवाज़ एम्प्लॉयर तक पहुंचाने के लिए भी ट्रेड यूनियन काम करती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंडेटरी रिकॉग्निशन का बात किया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो हम लोग का डेफिनेशन क्लॉज कैरी करता है 2H में ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन। ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन में ये कहा गया है कि ट्रेड यूनियन एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है तो जो तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं, मतलब जिनको हर महीने उनके काम के लिए तनख्वाह दी जाती है, वैसे लोग काम करते हैं। और वो लोग खुद ब खुद एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं जो उनके ही फेवर में उनका आवाज़ को उठाने के लिए होता है। मतलब उनके आवाज़ को एम्प्लॉयर तक पहुंचाने के लिए, या फिर वो अपने डिफेंस में बिजनेस रिलेटेड मतलब उनके प्रोफेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए जब वो आवाज़ उठाते हैं एक ग्रुप में, मतलब सामूहिक रूप से आवाज़ उठाते हैं खुद के लिए, तो वो होते हैं ट्रेड यूनियन। ये वॉलेंटरली भी फॉर्म हो जाते हैं, मतलब ये अपने आप भी फॉर्म हो जाता है। अगर बहुत सारे लेबरर्स होते हैं, 100 से ज़्यादा अगर कहीं पे लेबर है, ठीक है, मतलब एक अच्छे अमाउंट में कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में लेबर है, तो वहाँ पे अपने आप भी एक ट्रेड यूनियन फॉर्म हो सकता है। सो इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि एक ट्रेड यूनियन में क्या क्या होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर भी होना चाहिए, ठीक है। द बिजनेस ट्रेड इज़ नेसेसरी, बिजनेस ट्रेड होना चाहिए, मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए ही आप ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हो। द प्राइमरी गोल ऑफ यूनियन मस्ट बी टू कंट्रोल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंटरेक्शन, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इंटरेक्शन को कंट्रोल करना, उनके मतभेद को ख़त्म करना या फिर कम करना, या फिर अपने राइट के लिए स्टैंड लेना, ठीक है, ये सब होता है ट्रेड यूनियन का काम और कॉम्पोनेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक। आइए समझते हैं द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रेशन मतलब किसी भी चीज़ की मान्यता, ठीक है। तो जैसे कि मैं शुरू में ही कहा, प्रोविजंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैंडेटरी रिकॉग्निशन जरूरी नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी हो किसी भी ट्रेड यूनियन का तो ट्रेड यूनियन वॉलेंटरली भी फॉर्म हो जाता है। अगर बहुत सारे लेबरर्स हैं, अगर उनके अगेंस्ट या फिर उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो खुद अपना स्टैंड लेने के लिए किसी एक को चूज़ करके ट्रेड यूनियन फॉर्म कर देते हैं। तो ट्रेड यूनियन वॉलेंटरली भी फॉर्म हो जाता है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो सेक्शन
3 से लेकर 14 तक है ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रजिस्ट्रेशन में याद रखना है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसका मुद्दा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तभी बनेगा जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ आवाज़ उठाएंगे। अगर वो अकेला है और उस अकेले का अगर पर्सनल डिस्प्यूट है, तो अगर वो उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो उसका पर्सनल इशू ही होगा। अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उस पर्सनल इंसान के पर्सनल डिस्प्यूट में इंटरेस्ट लेने लगे और उसको पब्लिकली उठाने लगे, तो फिर वो हो जाएगा ट्रेड यूनियन का डिस्प्यूट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। मोड्स में क्या हुआ कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जब उसमें 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स उसमें एक एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं, और जब वो एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं तब वो लोग 7 या फिर 7 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयड होना चाहिए, और जब एप्लीकेशन वो लोग दे रहे हैं तब प्रेजेंट भी होना चाहिए, और एक्टिव एम्प्लॉयड मेंबर्स ही एप्लीकेशन देंगे, तब जाके जो ट्रेड यूनियन है उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दिया। अब देखते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि 7 मेंबर या फिर 7 से ज़्यादा मेंबर्स एक साथ एप्लीकेशन देते हैं एकजुट होके, तो किसको देंगे? वो देंगे एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार को जब वो एप्लीकेशन देंगे तब वहाँ पे यूनियन का नाम, यूनियन क्यों बन रहा है, कितने लोग हैं उसमें, ये सारी डिटेल्स उस एप्लीकेशन में लिखेंगे, और तब जाके जो रजिस्ट्रार है वो सारे रूल्स रेगुलेशन को देखेगा कि हाँ ये ठीक है, इस ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। तो सेक्शन 6 में प्रोविजंस टू बी कंटेंट इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, सारे प्रोविजंस को अगर फॉलो करता है वो एप्लीकेशन, तो सेक्शन 8 के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस ट्रेड यूनियन का, और जितने भी राइट्स जो एंजॉय करेंगे ट्रेड यूनियन वो उनको मिल जाएंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में सेक्शन 9 के अंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उस ट्रेड यूनियन को, और उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन होता है उस ट्रेड यूनियन का उसका कैंसिलेशन भी हो सकता है। अगर जो रजिस्ट्रार है अगर उसको कहीं से पता चल जाए कि किसी भी तरीके से उस ट्रेड यूनियन ने फ्रॉड से या फिर किसी दूसरे मीन्स से उस रजिस्ट्रेशन को पाया है, तो फिर कैंसिलेशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 11। और अगर जो ट्रेड यूनियन है उसको लगेगा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है या फिर उसके पास रीज़न्स होगा, तो फिर वो अपील कर सकता है किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या फिर अगर उसके नज़दीक में ट्रिब्यूनल्स है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर लेबर कोर्ट, तो वहाँ पर भी जाके रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपील कर सकता है। तो सेक्शन 15 से लेकर 20 तक राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस के बारे में बात करता है कि उनके क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स द यूनियन। तो आइए चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग राइट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें ऑफ द ट्रेड यूनियन, तो सेक्शन 15 हम लोग का बात करता है ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंट, मतलब जनरली जो फंड्स में पैसे गैदर होते हैं, जैसे कि जो यूनियन है वो पैसा इकट्ठा करती है, तो उस फंड में कितने जो जनरली वो कहाँ स्पेंड करेगी, तो जनरली वो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लीगल सूट हो गया, ठीक है, वर्कर्स के अगेंस्ट में, या फिर वो अगर किसी कंपनी पे अगर लीगल सूट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो सब फंड्स स्पेंड होगी। और अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ गया या फिर कुछ ख़रीदना है फॉर द यूनियन कुछ भी, तो फिर जो जनरल फंड्स कलेक्ट होते हैं वो उस चीज़ के लिए स्पेंड होके मतलब खर्च किया जाएगा। सेक्शन 18 हम लोग का बात करता है इम्यूनिटी फॉर सिविल सूट्स इन सर्टेन केसेस। ये सेक्शन हम लोग के जो यूनियन में जो मेंबर्स होते हैं उन लोग को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि उन लोग के अगेंस्ट सिविल सूट कोई भी फाइल नहीं कर सकता। मतलब जो यूनियन का काम है वो जो लेबरर्स होते हैं उनको हक देती है कि मतलब एक तरीके से प्रोत्साहन करती है, मतलब इनकरेज करती है कि वो लोग अपने राइट्स के लिए लड़े। ठीक है, तो ऐसे में कोई भी इंडिविजुअल इन लोगों पे, यूनियन के मेंबर्स पे या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर पे केस नहीं कर सकते सिविल केस, क्योंकि उनका काम ही है कि वो लेबरर्स के हित में कुछ करे। तो अगर वो इन उस सेंस में कर रहे हैं तो फिर उन पे सिविल सूट कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं कर सकता कि वो लोग हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग के व्यापार में उल्लंघन डाल रहे हैं, ऐसा करके ऐसा रीजंस दे के कोई इन पे सिविल सूट नहीं कर सकता। सेक्शन 19 हम लोग का बात करते हैं इनफोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। सेक्शन 19 हम लोग को ये कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के साथ होगा तो वो इनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, वो
वो वॉइड नहीं होगा, नाइदर वॉइडेबल होगा। पर कोई भी एग्रीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के साथ कर रहा है कोई भी, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा या फिर वॉइडेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 हम लोग का बात करता है राइट्स ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। इस सेक्शन में कोई भी बच्चा अगर 15 साल से ऊपर है तो वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। जितने भी क्राइटेरिया होते हैं ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, अगर उसको वो फॉलो करता है तो कोई भी बच्चा अगर 15 साल से अबव है तो वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। अब हम लोग का सेक्शन 23 बात करता है राइट टू चेंज द नेम। तो किसी भी ट्रेड यूनियन के पास राइट है कि वो अपने ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कर सकता है। अगर किसी भी ट्रेड यूनियन का पर्टिकुलर नाम है तो वो उसका नाम चेंज कर सकता है विद द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द वोट ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब उसके मेंबर्स के 2/3 अगर वोट मिल जाते हैं नाम चेंज करने के लिए तो कोई भी ट्रेड यूनियन अपना ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कर सकता है। उसकी को बस 25 सेक्शन 25 के कंडीशंस को फॉलो करना है। अब हम लोग का सेक्शन 24 बात करता है कि एमलगेमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। एमलगेमेशन का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन के पास ये राइट है कि वो जो ट्रेड यूनियन है वो दूसरे के साथ मिल के एक ट्रेड यूनियन फॉर्म हो सकती है, या फिर दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियन मिल के एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन बन सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। लेकिन अब बनने के लिए क्या है कि जितने भी मतलब 100% मेंबर्स में से कम 60% जो मेंबर्स है उनका वोट जरूरी है। अगर वो वोट करते हैं, 60% मेंबर्स अगर वोट करते हैं कि दो ट्रेड यूनियन को एक ट्रेड यूनियन में फॉर्म हो जाना चाहिए तो उसके लिए 60% वोट चाहिए। अगर वोट आ जाते हैं तो फिर वो जो ट्रेड यूनियन है वो किसी के साथ या फिर किसी और के साथ मिलके एक ट्रेड यूनियन बन सकता है। अब हम लोग सेक्शन 27 देखते हैं जो हम लोग का डिसोल्यूशन के बारे में बात करता है। तो डिसोल्यूशन का यहाँ पे ये मतलब हो रहा है कि कोई भी ट्रेड यूनियन है अगर वो खुद को डिसॉल्व करना चाहती है तो फिर वो 14 दिन के अंदर 7 मेंबर से साइन करवा के सेक्रेटरी को अपना जो डिसोल्यूशन है उसको पास करेगी कि ये जो हम लोग का ट्रेड यूनियन है इसको हम लोग डिसॉल्व करना चाहते हैं। अगर जो सेक्रेटरी है अगर वो रीज़नेबल मतलब रीज़न उसको मिल जाएगा कि क्यों ये ट्रेड यूनियन खुद को डिसॉल्व करना चाहती है तो फिर उसका डिसोल्यूशन जो है वो मतलब वो जो रजिस्ट्रार है वहाँ का वो उसको एक्सेप्ट कर देगा और वो जो ट्रेड यूनियन है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार का मेजर रोल है इन द डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। फाइनली हम लोग इस एक्ट के पेनल्टीज़ वाले प्रोविज़न पे आ ही गए। तो सेक्शन 31 टू सेक्शन 33 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट लेज डाउन द पेनल्टीज एंड द प्रोसीजर फॉर देयर एप्लीकेशन टू ए ट्रेड यूनियन विच इज़ सब्जेक्ट टू सच अ पेनल्टी। मतलब अगर ऐसी चीज़ें करता है कोई भी ट्रेड यूनियन में कोई भी तो फिर उनको उन पे पेनल्टीज़ भी लग सकती है। सेक्शन 31 हम लोग का बात करता है फेलियर टू सबमिट रिटर्न्स। मतलब अगर किसी भी ट्रेड यूनियन को रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी तरह का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करना है या फिर कुछ भी सबमिट करना है रजिस्ट्रार को और वो फेल हो जाता है वहाँ पे सबमिट करने में, तो रजिस्ट्रार फिर उस पर 5 रुपये या फिर 5 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन लगा सकती है। और अगर बार बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है तो 500 तक भी फ़ाइन लग सकता है उस ट्रेड यूनियन पे। तो जैसे कि सेक्शन 2 हम लोग का टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि सप्लाइंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड यूनियंस। मतलब ट्रेड यूनियन के खिलाफ अगर कोई भी तीसरा व्यक्ति किसी भी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है या फिर जो ट्रेड यूनियन के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मिसरिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको 200 से ज़्यादा का फ़ाइन लग सकता है या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम लोग सेक्शन 3 बात करते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो अगर सेक्शन 32 में ये बोल रहा है कि कोई भी अगर ऑफेंस क्रिएट होता है अंडर दी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 तो उसका कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा लिया जाएगा। सो यस, अब हम लोग का जो ये वीडियो है पूरा ट्रेड यूनियन का ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंक्लूजन। सो फाइनली हम लोग वीडियो के एंड में आ ही गए और कंक्लूजन ये कहता है कि द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 इज़ वेलफेयर लेजिस्लेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पूरे वीडियो में बताया ये जो पूरा ट्रेड यूनियन एक्ट है ये हम लोग के लेबरर्स के लिए लेबरर्स के हित में बनाया गया है। पूरा लेबरर्स के बेनिफिट के बारे में बात करता है और लेबरर्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जो हमारे रिच सेक्शन है, जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो फैक्ट्रीज ओन करते हैं, ठीक है, वो लोग
कहीं ना कहीं गरीब लोग को एक हद तक एक्सप्लॉइट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसीलिए ट्रेड यूनियन एक्ट बहुत ही अच्छा एक सर्कमस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो लेबरर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो पाते हैं, वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं खुद को थ्रू दी यूनियंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आई होप मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जब मैं बोलने लगती हूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। सो आई थिंक मेरा ये जो लेमैन लैंग्वेज है, सबसे कॉमन लैंग्वेज है, ये आप लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प कर रहा हो, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो आप लोग ना मेरे वीडियो के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सीक्वेंस से वीडियो नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। और आप लोग को आई नो कि मेरे अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएंगे तो नोट्स ज़रूर समझ में आएंगे। सो येस, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।